Good morning, students. I hope you all are doing well. I have covered the important topics of the Indian Constitution. भारतीय संविधान के जो important topics हैं, जो जुडिशरी में पूछे जाते हैं, उनको मैं कवर कर चुकी हूँ। आज जो मुझे कवर करना है, वो CRPC का चैप्टर 6 कवर करना है। चैप्टर 6 जो है CRPC का, ये बताता है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस कि प्रोसेस क्या होते हैं। प्रोसेस होते हैं या तो समन्स या वारंट या प्रोक्लेमेशन इशू किया जाता है। किसके लिए, क्या पर्पस है वो समन और वारंट निकालने का, कि कंपेल किया जा सके किसी पर्सन की अपीयरेंस का। कहाँ अपीयर होगा वो कोर्ट में। तो कोर्ट को पावर है कि वो समन्स या वारंट इशू कर सकता है किसी ऐसे पर्सन की अपीयरेंस के लिए जिसने कोई क्राइम किया है, उसके लिए। तो समन्स जो है वो कवर कर दिए थे कि समन्स क्या होते हैं, और समन्स से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है 61 to 69 सेक्शन है वो कवर कर लिया था। वारंट भी कवर कर लिया था कि वारंट क्या होता है, और जो सेक्शन 70 to 81 है उसको भी कवर कर लिया था। नेक्स्ट इज प्रोक्लेमेशन। आज जो हम कवर करने वाले हैं वो प्रोक्लेमेशन कवर करने वाले कि उद्घोषणा, कि किस चीज़ के लिए उद्घोषणा करेंगे, कि समन इशू करने से भी पर्सन नहीं आया, वारंट इशू करने से भी कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, तो फिर तीसरा जो प्रोसेस है कि वो क्या है, कि किसी पर्सन की अपीयरेंस कोर्ट में लाने के लिए। और अदर रूल्स भी हैं इसमें 87 to 90 कि इनसे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो अदर रूल्स है वो क्या है, उसको भी यहाँ कवर करना है। तो प्रोक्लेमेशन जो उद्घोषणा है, सेक्शन 82 जो है वो इस प्रोक्लेमेशन के बारे में बताता है कि ये प्रोक्लेमेशन क्या होती है और ये कब इशू की जाती है। प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन्स एब्सकॉन्डिंग, जो एब्सकॉन्डिंग यानी कि जो भाग रहे हैं, बच रहे हैं, कोर्ट में नहीं आना चाहते हैं, अरेस्ट होने से बच रहे हैं, अपने आप को कंसील कर रहे हैं, उसके लिए क्या इशू की जाती है, उसके लिए प्रोक्लेमेशन उद्घोषणा जारी की जाती है। इफ एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव, लेकिन एक कारण होना चाहिए, रीजन टू बिलीव आफ्टर और बिफोर टेकिंग एविडेंस। ये क्वेश्चन जुडिशरी में पूछा जाता है कि एविडेंस लेने से पहले या एविडेंस लेने के बाद। कभी भी अगर कोर्ट को ये रीजन टू बिलीव है दैट द पर्सन अगेंस्ट होम वारंट इज इशूड, वो पर्सन जिसके खिलाफ वारंट इशू किया गया है, इज कंसीलिंग हिमसेल्फ, अपने आप को छुपा रहा है, सच कोर्ट में पब्लिश अ प्रोक्लेमेशन, वो कोर्ट क्या इशू कर सकता है, प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है फॉर दैट पर्सन्स अपीयरेंस, उस पर्सन की अपीयरेंस के लिए विद इन हाउ मेनी टाइम पीरियड, विद इन 30 डेज, कि उसको 30 दिन के अंदर अंदर बुलाने के लिए, उसको 30 दिन के, यहाँ ये 30 डेज है, इसको 30 दिन के अंदर बुलाने के लिए क्या किया जा सकता है, प्रोक्लेमेशन इशू की जा सकती है। क्या मोड्स होंगे, इसके क्लॉज 2 जो है वो इसके मोड्स बताता है कि ये जो उद्घोषणा है ये कैसे कैसे जारी की जा सकती है। पब्लिकली भी इसको रेड करके, रिटन उद्घोषणा होती है इसलिए उसको रीड करके, या फिर उसको एफिक्स करके कहाँ पर चिपका कर, कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ कोर्ट हाउस के कॉन्स्पिशियस पार्ट पर, या पब्लिश की जा सकती है इन डेली न्यूज़पेपर में भी इस उद्घोषणा को पब्लिश किया जा सकता है। ये इसके मोड्स हैं क्लॉज 2 में। और थर्ड जो है वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा। ये जो उद्घोषणा है ये कंक्लूसिव एविडेंस होगा, ये निश्चायक सबूत होगा इस चीज़ का कि हाँ उस पर्सन को अपीयर होने के लिए ये उद्घोषणा जारी कर दी है, जो रिटन जो उद्घोषणा है वो। और फोर्थ है कि डज नॉट अपीयर इन 30 डेज, अगर वो 30 दिन के अंदर नहीं आता है तो फिर क्या कार्रवाई की जाएगी। इंक्वायरी की जाती है उसके खिलाफ। अगर इंक्वायरी में भी ये पता लगता है जानबूझकर अवॉइड कर रहा है कोर्ट में आने से, प्रोनाउंस हिम अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो ये क्वेश्चन भी जुडिशरी में पूछा जाता है कि उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर प्रोनाउंस कर दिया जाएगा, यानी कि उसको उद्घोषित अपराधी जो है वो घोषित कर दिया जाएगा क्लॉज 4 में, कि सेक्शन 82 क्लॉज 4 जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की बात करता है। फिफ्थ क्लॉज कहता है कि ये जो 2 और 3 के जो क्लॉजेस हैं, शेल अप्लाई, ये अप्लाई करेंगे टू क्लॉज 4, क्लॉज 4 को भी अप्लाई करेंगे। ये जो रूल्स हैं ये दोनों रूल्स जो हैं इस पर भी अप्लाई करेंगे, क्लॉज 4 पर भी। नेक्स्ट सेक्शन 83 कहता है कि अगर वो पर्सन फिर भी नहीं आता है तो और क्या उसको लाने के लिए हम उपाय कर सकते हैं, दैट इज अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। अगर फिर भी वो 30 दिन के अंदर अंदर भी नहीं आता है तो उसकी प्रॉपर्टी के अटैचमेंट के लिए क्या इशू हो जाएगा, ऑर्डर इशू हो जाएंगे।
चाहे उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी हो चाहे उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, कोई भी प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए कोर्ट ऑर्डर दे सकता है अबाउट टू रिमूव, या फिर अगर वो पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को भी रिमूव करने वाला है या उसको डिस्पोज ऑफ करने वाला है, और उस तो क्या किया जा सकता है, कोर्ट के पास क्या उपाय है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को वहाँ से रिमूव करने वाला है। तो कोर्ट ये जो अटैचमेंट ऑर्डर देती है, ये उसके साथ जब उसको उद्घोषणा जारी की थी उसके साथ भी दिया जा सकता है। प्रोहिबिशन ऑर्डर नॉट टू डिलीवर द प्रॉपर्टी टू दैट पर्सन, इवन ये ऑर्डर भी दिया जा सकता है कि वो जो पर्सन है वो उस प्रॉपर्टी को डिलीवर किसी को भी नहीं करेगा, या फिर उस प्रॉपर्टी पर रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है। कोर्ट का ऑफिसर होता है रिसीवर, जो उस प्रॉपर्टी की देखरेख करता है, या फिर मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच्ड इज सीजर, और क्या किया जा सकता है, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को भी सीज किया जा सकता है। तो ये मोड्स हैं उस पर्सन को जो एब्सकॉन्डर है उसको बुलाने के लिए, कि ताकि उसकी प्रॉपर्टी अटैच करने के कारण वो पर्सन जो है वो अपीयर हो जाए। नेक्स्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी की भी यहाँ बात की है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी अटैच कर कौन कौन से मोड्स हैं। अगर वो उस प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेट होता है तो कलेक्टर के थ्रू वो अटैचमेंट होगा, और अगर रेवेन्यू नहीं है तो ये जितने भी ये मोड्स अभी यहाँ बताए थे मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, वो सेम मोड्स जो हैं वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर भी लागू होते हैं। और अगर वो प्रॉपर्टी पेरिशेबल नेचर की है कि नष्ट हो सकती है, तो उस प्रॉपर्टी को तुरंत सेल करने के लिए ऑर्डर दिया जा सकता है कोर्ट के थ्रू। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 84। सेक्शन 84 कहता है क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस टू अटैचमेंट विद इन 6 मंथ्स, कि ये जो क्लेम है या ऑब्जेक्शन है, अगर कोर्ट ने अटैच की है किसी की प्रॉपर्टी और उसके साथ किसी और पर्सन की प्रॉपर्टी अटैच हो जाती है, तो वो थर्ड पर्सन भी अपने क्लेम और ऑब्जेक्शंस जो है वो यहाँ कर सकता है उस अटैचमेंट को लेकर। 6 महीने के अंदर अंदर वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है, और अगर वो 6 महीने में क्लेम नहीं करता है तो क्या उसके पास और क्या रेमेडी है, या फिर उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता है तो 1 साल के अंदर अंदर वो सिविल वाद दायर कर सकता है। तो सीपीसी में जो है सिविल प्रोसीजर कोड में वो सिविल वाद दायर कर सकता है विद इन 1 ईयर अपने उस टाइटल को प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट इज सेक्शन 85। सेक्शन 85 कहता है कि रिलीज, सेल, रेस्टोरेशन ऑफ अटैच्ड प्रॉपर्टी। वो जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसका क्या किया जा सकता है, उसको रिलीज किया जा सकता है, उसका सेल किया जा सकता है, और उसको रेस्टोर किया जा सकता है उसी पर्सन को जिसकी वो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर पर्सन को, इफ ही अपीयर्स, अगर वो पर्सन अपीयर हो जाता है। हाउ मैनी टाइम पीरियड, इन 2 ईयर्स, अगर वो 2 साल के अंदर अंदर वो पर्सन अपीयर हो जाता है या उसको अरेस्ट करके लाया जाता है, तो क्या किया जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टी वापस से उसको रिस्टोर करवाई जा सकती है। अगर ये प्रूव होता है कि वो जानबूझकर नहीं बच रहा था, उसको समन जो है उसको डिलीवर ही नहीं हुए हैं, या फिर उसको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी कोर्ट में आने की, अगर ये प्रूव कर देता है तो उसकी प्रॉपर्टी को वापस से रेस्टोर किया जा सकता है, उसको वापस दिया जा सकता है। सेक्शन 86 अपील के बारे में बात करता है कि अगर इस पर्सन की प्रॉपर्टी को रेस्टोर नहीं किया जाता है तो वो अपील भी कर सकता है, जो अपीलेट न्यायालय होगा उसमें वो अपील दायर कर सकता है। तो ये प्रोविजंस जो थे 80 to 86, ये किससे रिलेटेड थे, ये प्रोक्लेमेशन से रिलेटेड थे। मेनली जो क्वेश्चन किया जाता है विद इन 30 डेज वाला क्वेश्चन किया जाता है कि उसको अपीयर होने का कितना टाइम पीरियड दिया जाता है, 30 डेज। और दूसरा क्वेश्चन क्लॉज सेक्शन 82 क्लॉज 4, ये क्वेश्चन पुट करते हैं कि प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कहाँ बताया गया है सीआरपीसी में। एक क्वेश्चन पूछते हैं अटैचमेंट के जो मोड्स हैं उन वो तरीके पूछ लेते हैं कि कौन कौन से तरीके से सीआरपीसी में जो है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। और एक क्वेश्चन पूछते हैं ये विद इन 2 ईयर्स अपीयर हो जाता है, या फिर वो ये 1 ईयर वाला क्वेश्चन भी पूछते हैं कि वाद दायर कर सकता है सीपीसी के तहत 1 साल के अंदर अंदर, ये क्वेश्चन भी किया जाता है। और ये अपील का जो सेक्शन है इसको भी पूछते हैं कि ये अगर इसकी प्रॉपर्टी रेस्टोर नहीं की तो अपील दायर कौन से सेक्शन में कर सकता है, सेक्शन 86 के तहत। अब जो पोर्शन है वो है डी, क्योंकि ए पोर्शन में हमने समन्स किया था, बी में हमने वारंट किया था,
सी में हमने आज प्रोक्लेमेशन किया और अब अदर जो है वो डी में है। 4 पार्ट में डिवाइड है ये चैप्टर, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस जो है। तो ये अदर रूल्स जो हैं ये 87 से 90 तक हैं। सेक्शन 87 कहता है कि इशू ऑफ वारंट इन ल्यू ऑफ और इन एडिशन टू समन्स। दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 87। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन किया जाता है कि अगर क्या किसी पर्सन को समन्स की जगह वारंट इशू किया जा सकता है। हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर वो पर्सन कोर्ट को बिलीव है, रीज़न टू बिलीव है कि वो पर्सन नहीं आएगा या फिर वो पर्सन जानबूझकर अवॉइड कर रहा है समन्स को, तो वारंट भी इशू किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 88, पावर टू टेक बॉन्ड। कि कोर्ट की ये पावर है कि वो उसे बॉन्ड फिल करवा सकते हैं जो भी पर्सन के लिए ये प्रोसेस इशू हुए हैं। और नेक्स्ट सेक्शन इज 89। 89 कहता है इफ ब्रीच ऑफ बॉन्ड, और अगर वो पर्सन इस बॉन्ड की भी ब्रीच करता है तो क्या किया जा सकता है, तो वारंट इशू किया जा सकता है। और सेक्शन 90 जो है वो क्या कहता है, वो कहता है कि एप्लीकेबल टू ऑल समन्स वारंट्स अंडर दिस कोड। कि ये जो रूल्स हैं, ये जितने भी रेगुलेशंस रूल्स हैं सेक्शन 82 से लेकर सेक्शन 88 या इस चैप्टर के जितने भी रूल्स हैं वो सब के सब कहाँ एप्लीकेबल होंगे, वो सभी समन्स और वारंट पर एप्लीकेबल होंगे जो सीआरपीसी में दिए गए हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स you understood very well these sections. These sections are very important. Now I am going to end this session. Thank you students. Bye.